दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से हों। दोस्तों आज की इस वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी हेडलाइन के, क्योंकि आज अल जजीरा न्यूज वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में लेखक हुसैन ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या ईरान अमेरिका के साथ उस तरह के रिश्ते स्थापित कर सकता है जिस तरह के रिश्ते अमेरिका के सऊदी अरब, यूएई या अन्य खाड़ी देशों के साथ हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत सारी अंदर की बातें भी बताई हैं और उन्होंने ईरान की तारीख और उसके संविधान के बारे में भी बताया है कि क्या ईरान मुस्तकबिल में ऐसा कर सकता है। हम आगे अपनी इस वीडियो में इस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मिडिल ईस्ट से आ रही कुछ बड़ी खबरों को सुन लीजिए। वैसे तो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में मिडिल ईस्ट की तमाम खबरों को आपको बताया है, लेकिन अभी 2-3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले आप उन खबरों को सुन लीजिए, फिर हम इस आर्टिकल पर बात करेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की सामान्य आवाजाही जारी है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने अमेरिकी सेना के इन दावों को बेबुनियाद बताया है। ईरानी प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जमीन पर हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ऐसे बयान इसलिए दे रहा ताकि दुनिया को ये लगे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका नियंत्रण है और वहां जहाजों की आवाजाही उसके इशारे पर हो रही है। ईरान ने इन दावों को अमेरिकी सेना की मायूसी और बेबसी का सबूत बताया है। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी पूर्ण नियंत्रण का दावा कर चुके हैं। ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिकी नौसेना ने इलाके में बिछाई गई माइंस को साफ कर दिया है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका के इन दावों को चुनौती देता रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसकी स्थिति उसके नियंत्रण में है, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका की बातों और जमीन पर मौजूद स्थिति में बड़ा फर्क है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर जिसने अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिकी कंपनियों के अंदर काम करने के लिए एक बड़ा और गुप्त आईटी नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों उत्तर कोरियाई ऑपरेटिव चोरी की गई अमेरिकी पहचान एआई और अमेरिका में मौजूद मददगार लोगों की मदद से रिमोट आईटी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क का तरीका भी बेहद हैरान करने वाला बताया गया। एक सेल ने सिर्फ 3 महीने के अंदर 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया। एआई की मदद से रिज्यूम और कवर लेटर तैयार किए गए, इंटरव्यू के सवालों के जवाब तैयार किए गए और यहाँ तक कि वीडियो इंटरव्यू के दौरान चेहरा बदलने जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। यानी सामने से देखने पर कंपनी को लगता है कि वो किसी अमेरिकी नागरिक को नौकरी दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और आदमी उस नौकरी को कर रहा होता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुछ ऑपरेटिव एक ही समय में कई कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों को नुकसान का खतरा, बल्कि जिन अमेरिकी नागरिकों की पहचान चोरी की जाती है उन्हें भी बैंकिंग, टैक्स और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ ऑपरेटिव सालाना करीब $3 लाख तक कमा रहे हैं। इस कमाई का बड़ा हिस्सा उत्तर कोरिया भेजे जाने का दावा है। पूरे नेटवर्क से उत्तर कोरिया को हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। चिंता की बात यह है कि इस पैसे का संबंध उत्तर कोरिया के हथियार और सैन्य कार्यक्रमों से बताया जा रहा है। यानी यह सिर्फ नौकरी की फर्जीवाड़ा नहीं, अगर रिपोर्ट में किए गए दावे सही साबित होते हैं तो एआई चोरी की पहचान और साइबर तकनीक के जरिए कमाया गया पैसा उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत को बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता है। इसी बीच मिडिल ईस्ट से भी एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन तक कह दिया और सवाल ये उठाया कि अगर परमाणु हथियार रखने वाला पहला इस्लामिक गणराज्य कोई देश होगा तो वो ब्रिटेन हो सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरान को लेकर अपनी पुरानी स्थिति दोहराई। उनका कहना है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं होने देगा। नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व
के लिए बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनके इस ताजा बयान से साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल का रुख अभी भी बहुत सख्त है। दोस्तों, अब चलते हैं गजा, जहां हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है। गजा शहर के दक्षिण में मौजूद शेख एजलिन इलाके में एक वाहन को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमला किया गया। इस हमले में कम से कम एक फलस्तीनी की मौत होने और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हमले के बाद की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए, जिनमें इलाके में हुई तबाही देखी जा सकती है। फिलहाल इस खास हमले को लेकर इजरायली सेना की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक की, जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा। करीब 23 साल के अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, युद्ध और अभियानों के बाद अमेरिका की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना इराक से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार की तरफ से यह साफ किया गया कि अमेरिकी क़यादत वाली गठबंधन सेना को 30 सितंबर 2026 तक इराक से पूरी तरह बाहर निकलना है। अगर ये योजना तय समय के मुताबिक आगे बढ़ती है तो 1 अक्टूबर 2026 से इराक एक नए दौर में प्रवेश करेगा। इराक की कोशिश है कि देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियों और सेना के हाथ में रहे। इराकी सरकार का कहना है कि सुरक्षा सेनाएं अब देश की सुरक्षा संभालने में सक्षम है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि देश में मौजूद हथियारबंद ताकतों को राज्य के नियंत्रण में लाया जाए, ताकि किसी गैर सरकारी संगठन या गुट के पास अपनी अलग सैन्य ताकत न रहे। लेकिन कहानी का एक और पहलू ये भी है कि अमेरिकी सेना की वापसी का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और इराक के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बल्कि सैन्य रिश्तों की जगह आर्थिक और ऊर्जा संबंध ज्यादा मजबूत होने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी कंपनियों के इराक के तेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि अमेरिकी सैनिक इराक से बाहर जाएंगे, लेकिन अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी बढ़ सकती है। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो ये इराक के लिए सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होगी, बल्कि 2003 के बाद शुरू हुए एक लंबे सैन्य दौर के अंत की बड़ी तस्वीर सामने आएगी। दोस्तों, अब आते हैं उस आर्टिकल पर जो आज अल जजीरा न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है। आर्टिकल की शुरुआत होती है एक सवाल से, यानी जिस अमेरिका को ईरान दशकों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता आया है, जिस अमेरिका के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर नारे लगते हैं, जिस अमेरिका और इजराइल को ईरान अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्या वही ईरान एक दिन अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर बैठ सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर ईरान के इतिहास, उसके संविधान और पिछले कई दशकों के फैसलों को गौर से देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ये कहानी सिर्फ दुश्मनी की नहीं है, ये कहानी है सत्ता बचाने की, सिस्टम बचाने की और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। आखिर ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? ईरान दुनिया के सामने खुद को अमेरिका और पश्चिमी दबदबे के खिलाफ खड़ा हुआ मुल्क बताता है। उसकी राजनीति में अमेरिका विरोध और इजराइल विरोध एक बड़ी पहचान बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कभी ईरान को ईरानी अस्तित्व और अमेरिका की दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़े तो ईरान किसे चुनेगा? यही इस कहानी की सबसे अहम कड़ी है। ईरान के संविधान में 1989 से एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है जिसे आर्टिकल 112 से जोड़ा जाता है। इसके पीछे मूल सोच ये है कि जब मौजूदा धार्मिक या राजनीतिक नियम और मुल्क के मौजूदा सिस्टम को बचाने की जरूरत आमने सामने आ जाए तो सिस्टम के हित को प्राथमिकता दी जा सकती है। और यही बात अमेरिका के साथ ईरान के मुस्तकबिल के रिश्ते को समझने की चाबी बन सकती है। लेकिन फिर अमेरिका से समझौता कैसे होगा? अगर अमेरिका ईरान का दुश्मन है तो उसके साथ समझौता करना क्या ईरान की अपनी विचारधारा के खिलाफ नहीं होगा? जवाब है जरूरी नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि ईरान ने पहले भी ऐसे फैसले लिए हैं जो पहली नजर में उसकी घोषित नीति के उलट दिखाई देते हैं। 1988 में ईरान और इराक के बीच लंबी और बेहद खतरनाक जंग चल रही थी। आखिरकार आयतुल्लाह खुमैनी को जंगबंदी स्वीकार करनी पड़ी।
उन्होंने उस फैसले को बेहद दर्दनाक बताया था। यानी जिस लड़ाई को लंबे वक्त तक जारी रखने की बात की गई, उसी लड़ाई में आखिरकार परिस्थितियों के सामने समझौता करना पड़ा। क्योंकि लड़ाई जारी रखने की कीमत शायद सिस्टम के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान और अमेरिका के रिश्ते का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। इराक के साथ इस जंग के दौर में ईरान ने अमेरिका से जुड़े ऐसे गुप्त हथियार सौदों में भी हिस्सा लिया जिन्हें बाद में ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के नाम से जाना गया। यानी सार्वजनिक मंच पर अमेरिका दुश्मन था, लेकिन पर्दे के पीछे जरूरत पड़ने पर उसी अमेरिका से संपर्क भी हुआ। फिर 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की, तब ईरानी और अमेरिकी राजनयिकों ने भी अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर बातचीत में सहयोग किया। तो क्या इसका मतलब ईरान अमेरिका का दोस्त बन गया था? नहीं, यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। ईरान ने अमेरिका को दोस्त नहीं माना, लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो उसने दुश्मनी की दीवार में एक दरवाजा जरूर खोल दिया। क्योंकि उसके लिए एक बात सबसे ऊपर थी, सिस्टम का बचना। अब आइए आज की स्थिति पर, आज के हालात पर। आज ईरान जिस दबाव से गुजर रहा है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग, सैन्य दबाव, आर्थिक पाबंदियां और सत्ता पर बढ़ता खतरा, इन सब ने तेहरान के सामने एक बेहद मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। क्या लगातार लड़ते रहना ज्यादा जरूरी है या किसी तरह सिस्टम को बचाए रखना? यही वो जगह है जहां रिपोर्ट एक बेहद अहम बात सामने रखती है। अगर किसी समझौते से ईरान पर सैन्य दबाव कम होता है, आर्थिक मुश्किलें घटती हैं और जंग का खतरा कम होता है, तो तेहरान उसे अपनी हार की तरह पेश करने के बजाय रणनीतिक कदम बता सकता है। यानी बाहर से देखने वाले कहें ईरान पीछे हट गया, लेकिन ईरान अपने लोगों से कह सकता है हम पीछे नहीं हटे, हमने अपनी ताकत बचाई है। ईरान इस सोच को रणनीतिक लचक जैसी भाषा में पेश कर सकता है, लेकिन असली पेच यहाँ है। अगर अमेरिका से समझौता हो भी गया तो क्या इससे ईरान लोकतांत्रिक देश बन जाएगा? जरूरी नहीं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अमेरिका से समझौता होने का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि ईरान पर बाहर से आने वाला दबाव कम हो जाए, लेकिन देश के अंदर जो राजनीतिक दमन है वो अपने आप खत्म नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के हालात का इस्तेमाल ईरान के अंदर गिरफ्तारियों, मुकदमों और फांसी की कार्रवाइयों को तेज करने के लिए भी किया गया है। इसलिए प्रतिबंध हटने से आम ईरानी को आर्थिक राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा और ज्यादा संसाधन भी आ सकते हैं, और अगर राजनीतिक सुधार नहीं हुए तो यही संसाधन सत्ता के दमनकारी ढांचे को मजबूत करने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। ईरान की अमेरिकी विरोधी विचारधारा मजबूत है, लेकिन उसके ऊपर एक और बड़ी प्राथमिकता बैठी है, सिस्टम का अस्तित्व, यानी सिस्टम का बचे रहना। यानी अमेरिका से दुश्मनी खत्म करना जरूरी नहीं, इजराइल को दोस्त मानना भी जरूरी नहीं, लेकिन अगर समझौता करके ईरानी सत्ता अपने अस्तित्व को बचा सकती है, युद्ध का खतरा कम कर सकती है और अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है, तो समझौते का रास्ता खुल सकता है। और यही वजह है कि ईरान की राजनीति को सिर्फ अमेरिका से नफरत के चश्मे से देखना शायद अधूरी तस्वीर होगी, क्योंकि यहाँ नारा एक तरफ है लेकिन सत्ता की मजबूरी दूसरी तरफ। नारा कहता है दुश्मन से समझौता नहीं, लेकिन सिस्टम की मजबूरी पूछती है अगर समझौता नहीं किया तो सिस्टम ही खतरे में पड़ गया तो फिर बचेगा क्या? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में ईरान की पूरी रणनीति को तय कर सकता है। और अगर कभी तेहरान और वाशिंगटन के बीच बड़ा समझौता होता है तो उसे सिर्फ ईरान की हार समझना शायद सही नहीं होगा। हो सकता है ईरान दुश्मनी छोड़ नहीं रहा, बल्कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सांस बचा रहा है।
यानी कहानी का आखिरी सच शायद यही है, दुश्मनी कायम रहेगी, बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन जब बात सिस्टम के अस्तित्व पर आएगी तो वही तेहरान समझौते की मेज तक भी पहुंच सकता है। और यही ईरान की रणनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर दुश्मनी का शोर, अंदर सत्ता बचाने की सोच, जुमा पर मुकाबले का ऐलान, मगर दिमाग में बचे रहने का हिसाब। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।